ग्लोबल ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ITI सेकेंड ईयर के लिए, फिटर थ्योरी ITI सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, इसके पहले मैंने चैप्टर 3 तक आप लोग को ऑलरेडी MCQ इसका करवा रखा हूँ। आज जो है हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, पहले की वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे आसान तरीका होता है, आप यूट्यूब में ग्लोबल ITI सर्च कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होम होता है, वीडियो जो होता है, बगल में प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सब अलग अलग मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, सेकेंड ईयर का है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ऐसे ही नीचे आप बढ़ेंगे, देखिए फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर MCQ। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी MCQ अभी तक आपके पड़े हुए पिछले चैप्टर के सब इकट्ठा मिल जाएगा, एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो पुराने वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ना सब चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 है आपका। ठीक है, चैप्टर 3। उसके बाद क्या करेंगे, जो आज मैं डालूंगा हो जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीनों यहाँ पड़ा हुआ। और आज जो मैं डालूंगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, चैप्टर 4। तो आप यहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो हमें स्टार्ट क्या करना है, सरफेस फिनिशिंग। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे, सरफेस फिनिशिंग। ठीक है, इसमें जो है सरफेस फिनिशिंग में जो क्वेश्चंस है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस है जो आपके पिछले साल ITI में पूछे गए हैं। 2019 में आया होगा, 2018 में आया होगा या 2017 में आएगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या जो पूछे गए हैं उसी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बोलूँ, बिल्कुल ध्यान से 1 मिनट की बस चीज़ें से सुनिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा सबको नहीं आएगा। ठीक है, मज़ा सबको नहीं आएगा, मतलब सबको वीडियोज अच्छी नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब आपको कोई चीज़ आता है, जैसे आपको कोई टॉपिक होता है ना, जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, मैथ वगैरह कुछ भी आप लगा रहे होते हैं, तो जो आता है उसको खूब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खूब ज़्यादा मतलब गहराई से पढ़ेंगे। क्योंकि हमें आ रहा होता है। और जो नहीं आता है उसे 10 मिनट पढ़ने के बाद फिर लगता है एकदम दिमाग प्रेशर में आ जाता है, फिर मज़ा नहीं आता, बंद कर देते कि अब बकवास नहीं अच्छा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपने ये चैप्टर जो है सरफेस फिनिशिंग वाला, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा का मतलब है कि आपने अपने कॉलेज में पढ़ा हो, आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा हो। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रखी है तब तो आपको बिल्कुल मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी बहुत जो डाउट होगा मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। जो मैं बताऊंगा आप तुरंत उस चीज़ को समझोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ रखा है, कोचिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। पर जिन्होंने ना ही अभी तक कॉलेज में पढ़ाई की है, ना ही कहीं कोचिंग वगैरह करा है, कुछ नहीं किया है, तो उनको तो बिल्कुल नहीं मजा आएगा उन्हें, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है यार, जब आप कोई चीज़ बिल्कुल जानते ही नहीं हो उसके बारे में तो कहाँ से मजा आएगा। तो वही चीज़ है, जिन लोगों ने ग्लोबल ITI कोचिंग ज्वाइन कर रखा था उन्हें तो बिल्कुल मजा आएगा, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा, उन्हें मजा आने वाला है इस चीज़ को सॉल्व करने में। या फिर जिन्होंने हमारी पेड क्लास ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, उनको भी ये चैप्टर में करा रखा हूँ, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हें भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बाकी जो हमारे कॉलेज में हैं, जिन्होंने हमारे कॉलेज से पढ़ाई की है, उन्हें भी मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए भी ऑप्शन है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब कॉलेज तो आप जा नहीं सकते, इस समय लॉकडाउन का माहौल जो स्थिति है, तो ऊपर से कॉलेज में भी तो आगे पढ़ाया गया होगा, तो दोबारा तो स्टार्ट करेंगे नहीं। तो अभी भी आपके पास मौका है। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, ग्लोबल ITI सर्च कीजिए अपने यूट्यूब में। ठीक है, उसके बाद यहाँ वीडियोज का सेक्शन होता है होम के बगल में। वीडियोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक वीडियो मिलेगी, तीसरे चौथे नंबर पे, आपको चौथे पाँचवें नंबर पे लिखा होगा कंप्लीट थ्योरी ऑनलाइन क्लासेज इन 300 ओनली। ठीक है, मतलब आपके सेकेंड ईयर के जितने भी चैप्टर हैं, आपके लगभग फिटर में 24 चैप्टर हैं सेकेंड ईयर में। कितने हैं? 24 चैप्टर है। तो आपको लगभग 24 वीडियोज में, 25 वीडियोज में पूरे चैप्टर कराए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपके टॉप तक। मतलब आपको बिल्कुल कभी क्लास नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वीडियो देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही बैठे हुए हैं। आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं MCQ कराता हूँ, वैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको सारे फिगर दिखाए जाएंगे, उसके बारे में समझाया जाएगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने क्लासेज नहीं ज्वाइन किया है, आपने कभी क्लासेज नहीं पढ़ी है, तो आप एक वीडियो जाके यहाँ पे चेक कर लीजिए इसको, जिस पे लिखा हुआ कंप्लीट थ्योरी ऑनलाइन क्लासेज इन 300 ओनली। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है या क्या तरीका है। उसके बाद इसको देखने के बाद फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर मजा आएगा। आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव आज कराने वाला हूँ उसका मतलब बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, मतलब बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैंने उनके लिए बता दिया, मतलब जो अभी तक क्लास नहीं की है, तो शायद उनके लिए कुछ फायदेमंद हो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यों होनिंग प्रचालन में बड़ी मात्रा में मैनुअल स्ट्रोकिंग को अधिमानित किया जाता है। होनिंग प्रचालन क्या होता है, ये हम सरफेस फिनिशिंग की बात कर रहे हैं, तो सरफेस फिनिश करने वाला एक प्रोसेस है जिसमें होनिंग प्रक्रिया की जाती है। ठीक है,
तो होनिंग प्रक्रिया जब की जाती है तो मैनुअल, मतलब मैनुअल और मशीन दो चीज़ों के द्वारा हो सकता है। तो मैनुअल वाल स्ट्रोक को ज़्यादा हम क्यों प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है खर्च घटाने के लिए, समय कम करने के लिए, रख रखाव खर्च कम करने के लिए। तो इनका तो कोई मतलब नहीं है कि भाई खर्च घटाने के लिए, समय कम करने के लिए। ठीक है, मशीन तो और तेजी से करेगी ना। हम जो मैनुअल मतलब जो हाथ द्वारा यूज करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि क्लोज टॉलरेंस रखने के लिए, मतलब टॉलरेंस हमारा काफ़ी नज़दीक होगा, काफ़ी कम उसमें दिक्कत आएंगी, टॉलरेंस बिल्कुल करीब में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से मटेरियल का उपयोग छोटे व्यास के लैब बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए, जब पूछता है कि सबसे अधिक लैब क्या होता है आपका, लैब आपका एक फिनिशिंग वाला टूल है जो कि आपके सरफेस पे एक अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए और एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपके जॉब को एक्यूरेट साइज में बनाने और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए लैब का यूज किया जाता है। लैब एक फिनिशिंग टूल है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर हमें छोटे व्यास वाला लैब बनाना हो, छोटे डायमीटर के लैब बनाने हो, लैब हमारा क्या होता है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप के सरफेस की लैपिंग कर सकता है। लैब आंतरिक सरफेस और बाह्य सरफेस दोनों के लिए यूज किया जाता है, लैपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो छोटे व्यास के बनाने के लिए जो होता है हम कॉपर और ब्रास का यूज करते हैं। ठीक है, अगर छोटे व्यास का हमें लैब बनाना है तो कॉपर और ब्रास यूज किया जाएगा। जबकि अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है लैब बनाने के लिए, तो कास्ट आयरन। सबसे अधिक कौन सा यूज किया जाता है, कास्ट आयरन। लेकिन अगर बात करेगा छोटे व्यास के लैब बनाने के लिए, तब वहां पर हम कॉपर और ब्रास का टिक करेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछ ले कि छोटे सुराखों के लिए तो लेड हो जाएगा हमारा से, कि छोटे सुराख के लिए तब लेड हो जाएगा। छोटे व्यास के लिए पूछेगा तो कॉपर और ब्रास। आगे चलते हैं। वर्क सरफेस पे कटिंग टूल के मूवमेंट के परिणाम। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वर्क सरफेस पे कटिंग टूल के मूवमेंट, मतलब जो कटिंग टूल हमारा मूवमेंट करेगा उसके परिणाम स्वरूप बनने वाला पैटर्न क्या कहलाएगा। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कहीं कोई हमारी सरफेस है जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो उस पर कटिंग टूल चलेगा, तो कटिंग टूल के द्वारा क्या होगा, मूवमेंट की वजह से उस पर कुछ निशान आएंगे। किसके निशान आएंगे, कटिंग टूल के आएंगे। तो उस वजह से जो हमारे निशान आ रहे हैं वो किसके अंतर्गत रखा गया, इनमें से क्या कहलाएगा वह निशान, वेवीनेस, रफनेस, सरफेस टेक्सचर और ले। तो वो कहलाता है हमारा सरफेस टेक्सचर। ठीक है, दरअसल अगर और गहराई में जाए तो हमारा जो सरफेस टेक्सचर होता है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर। तो जो कटिंग टूल की वजह से, निशान की वजह से जो हमारा टेक्सचर बनता है वो प्राइमरी टेक्सचर होता है। कौन सा होता है, प्राइमरी टेक्सचर होता है। पर यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है, तो किसके अंतर्गत है, टेक्सचर। ध्यान रखना कि टेक्सचर होता है। कटिंग टूल के निशान की वजह से जो बनते हैं हमारे परिणाम बनते हैं वो क्या होते हैं, टेक्सचर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सरफेस टेक्सचर कर देंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में होता तो प्राइमरी टेक्सचर करते हैं, पर प्राइमरी टेक्सचर नहीं है तो सरफेस टेक्सचर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया में अब्रेसिव की जगह उच्च पॉलिश वाली स्टील की बॉल्स प्रयोग की जाती है। ठीक है, पूछ रहा है जो हमारे प्रोसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सी प्रक्रिया में हम अब्रेसिव पार्टिकल यूज नहीं करते। अब्रेसिव पार्टिकल आप जानते होंगे, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल वगैरह में मिला करके अब्रेसिव कण पे चिपका करके जिन्हें हम यूज करते हैं मटेरियल को घिसने के लिए। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अब्रेसिव कण यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज करते हैं, स्टील की बॉल यूज करते हैं, स्टील की बॉल यूज करते हैं। तो वह होता है आपका वार्निशिंग, क्योंकि ये तीनों, होनिंग में भी अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं हमारे, जिसे हम होन्स या स्टोन बोलते हैं, लैपिंग में भी हमारे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, पॉलिशिंग में भी होता है। ठीक है, लेकिन वार्निशिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो लोग वीडियोज देखे होंगे उन्हें पता होगा, वार्निशिंग जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे, तो वहाँ बताया था कि जो वार्निशिंग होती है हमारी ना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारा सरफेस है उस पे से मटेरियल को घिसते नहीं है, उन्हें दबाया जाता है। सरफेस में अगर सरफेस ऊपर नीचे है तो सरफेस को दबा करके उन्हें एक समतल बनाने की कोशिश करते हैं, सरफेस को दबा करके। अब दबाना है तो उसके लिए हमें भाई स्टील की बॉल्स चाहिए होगी, तभी तो सरफेस को दबा देगा। और वहीं पे दबे रहे, मतलब सरफेस को घिसते नहीं है, काट के अलग नहीं करते, उसे दबा देते हैं उसी में और फिर उसको यूज करते हैं। तो इसलिए वो वार्निशिंग कहलाता है, जिसमें स्टील का बॉल्स यूज करते हैं और सरफेस को वहीं पर दबा करके उसको समतल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिशिंग के बाद निम्न में से, ऊपर चला गया क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिशिंग के बाद निम्न कार्य किया जाता है कि पॉलिशिंग के बाद हम कौन सा कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारे फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं, तो लैपिंग होनिंग हो गया, ठीक है, इनकी अपेक्षा और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर फिनिशिंग।
सुपर फिनिशिंग में क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल भी कटता है, मतलब हमारा जो साइज, हमारा जो जॉब उसमें थोड़ी बहुत अगर साइज में दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, वो सुपर फिनिशिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम सुपर फिनिशिंग के बाद क्या करते हैं, आपका पॉलिशिंग करते हैं। सुपर फिनिशिंग के बाद क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग में सिर्फ सतह को अच्छा बनाया जाता है, उसमें साइज से कोई मतलब नहीं होता, और साइज को ठीक नहीं करता, बिल्कुल भी साइज को ठीक नहीं करता, मतलब शुद्धता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो सरफेस को फिनिश करता है। पॉलिशिंग करने के बाद बफिंग किया जाता है। बफिंग क्या करता है, पॉलिशिंग के बाद ही हम बफिंग करेंगे तो बफिंग सतह को और ज़्यादा चमकदार बना देता है, मतलब इसमें भी एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये भी मटेरियल को नहीं घिसता है, सिर्फ उसे चमकदार बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहले सुपर फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग के बाद क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक मात्रा में मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी इसमें से प्रोसेस है जो अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा इसमें से हटाएगा कौन, होनिंग। अगर कम की बात करें, देखो सबसे अधिक हटाएगा होनिंग, होनिंग के बाद लैपिंग, लैपिंग के बाद सुपर फिनिशिंग के पास बफिंग। ठीक है, पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, होनिंग, सबसे अधिक मटेरियल हटाएगा। दूसरे नंबर पे फिर लैपिंग आएगा, तीसरे पे सुपर फिनिशिंग आएगा और चौथे पे बफिंग आएगा। तो ये आप सीरीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सबसे अधिक मटेरियल हटाने के लिए होनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, कि कौन सा इसमें से सरफेस फिनिशिंग का ऑपरेशन है। ठीक है, तो सरफेस फिनिश के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, देखिए ड्रिलिंग तो होल करने के लिए यूज किया जाता है, सरफेस फिनिश से कोई मतलब नहीं है इसका। लैपिंग, मैंने आपको बताया था लैपिंग ही वो मटेरियल है या वो टूल है, सॉरी वो टूल है जो सरफेस फिनिश में काम आता है। मिलिंग क्या है, मिलिंग भी आपका एक मटेरियल के काटने वाला है। टर्निंग भी आपका क्या है, आपका टर्न किया जाता है, आपके डायमीटर को कम किया जाता है, सब काटने वाले हैं। ठीक है, फिनिशिंग की बात किया जाए तो वो क्या है, लैपिंग है आपका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है, लैपिंग। आगे चलते हैं, मापन की त्रुटि, मतलब अगर कोई हम कहीं पे माप ले रहे हैं उसकी त्रुटि कैसे पता करेंगे, तो सीधी सी बात है, उसमें त्रुटि कितना आपको कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, जो उसकी वास्तविक माप हो कि एक्चुअल में कितनी उसकी माप है, उसमें से क्या करें हम, किसको घटा दें, जो हमने माप को मापा है, मापा गया मान। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको किसी वस्तु का पता है कि 12 mm की है, वास्तविक माप आपको पता है कि कितना है, 12 mm है, लेकिन हमने मापा तो पता चला वो 10 mm ही आ रही है। कितना आ रही है मापने पे, 10 mm ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 12 mm की है लेकिन मापने पे आई 10 mm की, तो अगर पूछा जाए कि इसमें त्रुटि कितनी है, इसमें गलती कितनी है, तो आप क्या करोगे, जो हमारा वास्तविक था उसमें से जितना मापने पे आया घटा देंगे तो पता चलेगा 2 mm की त्रुटि है, 12 - 10 बराबर 2, मतलब 2 mm की त्रुटि है। तो हमने त्रुटि को कैसे पता किया, जो हमारी वास्तविक माप थी उसमें से जो हमने मापा उसको घटा दिया तो हमें पता चल गया। तो वही फार्मूला बना दिया गया कि वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, ये क्या होता है, मापन की त्रुटि होती है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग लैप पर अब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है। कि जो लैप होता है हमारा, देखिए लैप क्या होता है, दरअसल लैप आपका एक टूल होता है जिसपे अब्रेसिव पार्टिकल का पेस्ट चढ़ा दिया जाता है तो वह फिर लैपिंग का काम करता है। या आपका एक प्लेट जैसा टूल होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, लैपिंग टूल हो गया, या कास्ट आयरन का, ब्रास का, कॉपर का, किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। अब ये सिर्फ हमारी क्या है, कास्ट आयरन की एक प्लेट है। अब इसे मटेरियल को तो घिसेंगे नहीं, अब इससे मटेरियल को घिसने के लिए क्या किया जाता है, इस पर अब्रेसिव पार्टिकल को चिपकाया जाता है। इस प्लेट के ऊपर, जो कास्ट आयरन की प्लेट है, इसके ऊपर क्या करेंगे, अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका देंगे। अब ये हमारा लैपिंग टूल पूरा तैयार हो गया। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल को इसके ऊपर चिपकाया जाता है, अब्रेसिव पार्टिकल को जो लैप के ऊपर रखा जा रहा है, या नीचे हमारा लैप टूल था और इसके ऊपर हमने क्या किया, अब्रेसिव पार्टिकल को रख दिया। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल को लैप टूल के ऊपर चिपकाया जाता है या रखा जाता है कह लीजिए, या इसके ऊपर पेस्ट के रूप में चिपकाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को चार्जिंग बोला जाता है। कि हमने अब लैप को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक है, पहले लैप जो था सिर्फ कास्ट आयरन की प्लेट थी तो किसी काम का नहीं है। अब जब उसे हमें यूज में लेना है तो इस लैप को ऊपर अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में चिपका देते हैं और बोल दिया जाता है, जब चिपका दिया तो बोलते हैं कि अब ये क्या हो गया, हमारा जो लैपिंग टूल था वह चार्ज हो गया, मतलब अब ये काम करने लायक हो गया।
तो उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग। किसको, जो एब्रेसिव पार्टिकल का लैप हमने इस पर चिपकाया उसको चार्जिंग बोला जाता है। तो वही पूछा कि निम्न में से किस विधि का उपयोग लैप पर एब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है, तो चार्जिंग विधि का उपयोग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा किसी जॉब पर निशान लगाते समय रेफरेंस तल होता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमें किसी जॉब पर क्या लगाना हो, निशान लगाना हो, मार्किंग करनी हो, तो उस जॉब को रेफरेंस तल मतलब उस जॉब को रखने के लिए उसको बेस कौन प्रदान करेगा। अब जॉब इसके ऊपर रख दी जाए, अब इसके ऊपर मार्किंग की जाएगी। तो मान लीजिए वो कह रहा है कि जॉब के ऊपर हमें मार्किंग करना है, ठीक है, तो जॉब को बेस कौन प्रदान करेगा। जॉब को बेस प्रदान करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सरफेस गेज। सरफेस गेज आप जानते हैं टूल होता है जो निशान लगाने के काम आता है। यह जॉब को बेस प्रदान नहीं करता है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर या तो एंगल मापने के काम में आएगा। मार्किंग टेबल की सरफेस, ठीक है, तो मार्किंग टेबल की सरफेस जो होती है हमारी, यह भी हमारा जॉब को रखने के लिए यूज नहीं होता है। यह जो जॉब जिस सरफेस पर रखा जाता है उस पर उसको रखने के लिए मार्किंग टेबल यूज करते हैं। जॉब को जो बेसिक हमें प्रदान करता है वह होता है आपका सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, ठीक है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछा कि जॉब पर निशान लगाते समय रेफरेंस तल, तो जॉब को हम किसके ऊपर रखते हैं, सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं, और फिर सरफेस प्लेट को मार्किंग टेबल की सरफेस पे रखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं हम जॉब को मार्किंग टेबल पर रख देंगे, मार्किंग टेबल पर जॉब को नहीं रखेंगे, जॉब को रखेंगे सरफेस प्लेट पर, फिर सरफेस प्लेट आपकी मार्किंग टेबल पर रखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका सरफेस प्लेट है ही नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है लैपिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव का उपयोग किस लिए करते हैं। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होता है उसका उपयोग अलौह धातुओं के लिए करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलौह धातुओं के लिए किसका यूज करते हैं, या फिर उच्च फिनिशिंग के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए। आई बात समझ में। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होता है, ठीक है, ये एब्रेसिव मतलब जो छोटे छोटे कण जो घिसने का काम करेंगे वो किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव हम लैपिंग में यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं अलौह धातुओं की, नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए, या कह लीजिए उच्च फिनिशिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है का उपयोग स्टील की पिकिंग के लिए किया जाता है। दरअसल यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पिकलिंग बोला जाता है, ठीक है, कि किसका उपयोग स्टील की पिकलिंग के लिए करते हैं। तो स्टील की पिकलिंग के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज पिकलिंग के लिए किया जाता है। पिकलिंग क्या होता है, तो पिकलिंग हम जो किसी सरफेस पे चिकनाई हटाने के लिए या सरफेस को साफ करने के लिए पिकलिंग प्रोसेस किया जाता है, जिनमें ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको उसके सरफेस पे लगा दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद उसे धोकर चूने के पानी में डुबो देते हैं, जिससे कि उस पर जंग लगने का खतरा ना रहे, क्योंकि इसमें एसिड है ना। अगर डायरेक्ट इसे सरफेस को साफ करेंगे तो उसके बाद उस पर जंग लगने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इससे साफ करने के बाद हम उस सरफेस को चूने के पानी में साफ करके फिर पोंछ देते हैं। तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वह क्या करती है, उस सरफेस को साफ कर देती है और थोड़ा खुरदरा भी बना देती है, जिससे कि उस पर पेंट वगैरह भी लगाना आसान होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिकलिंग के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या डाई सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होनिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। होनिंग के लिए 0.01 से 0.02 mm अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। होनिंग प्रक्रिया में निम्न में से किसका उपयोग हॉर्न बनाने के लिए साधारण एब्रेसिव और बॉन्डिंग सामग्री के साथ किया जाता है। देखिए होनिंग प्रक्रिया में जो जैसे हमने क्या किया, लैपिंग में जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल था और उसको यूज कर रहे थे लैप पे, तो चार्जिंग बोला जा रहा था। उसे क्या बोला जाता, जो हमारी लैपिंग प्रक्रिया में दरअसल एब्रेसिव पार्टिकल पेस्ट के रूप में था उसे चार्जिंग पदार्थ बोला जा रहा था। जबकि होनिंग प्रक्रिया में जो हमारे एब्रेसिव बॉन्ड वगैरह होते हैं उन्हें होन बोला जाता है या स्टोन बोला जाता है। होनिंग प्रक्रिया में जो हमारे यूज होंगे एब्रेसिव पार्टिकल वगैरह उन्हें होन या स्टोन बोला जाता है, जबकि लैपिंग में हम उसे चार्जिंग बोल रहे थे। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो यहाँ कह रहा है कि जब हम होनिंग प्रक्रिया में क्या होन बनाएंगे या जो स्टोन बनाएंगे जो घिसने के लिए मटेरियल को, तो उसमें हम क्या अब्रेसिव मिलाते हैं और बॉन्डिंग मटेरियल। अब्रेसिव मतलब छोटे छोटे कण हो गए जो, और बॉन्डिंग मतलब उन्हें बांधने के लिए। तो अब्रेसिव मटेरियल यूज किया जाएगा, मतलब पार्टिकल यूज किया जाएगा, और बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया जाएगा। और उसके साथ क्या यूज करते हैं, तो अब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डिंग है तो दोनों जरूरी है, उसके साथ में जो है हम सल्फर, रेजिन, मोम को वैक्स भी लिखा होता है, वैक्स, ठीक है, सल्फर, रेजिन, वैक्स, इन तीनों का यूज इनके साथ करते हैं। अब्रेसिव बॉन्डिंग तो रहेगा ही, उसके साथ साथ हम सल्फर, रेजिन और वैक्स का भी यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। सरफेस के सरफेस फिनिश को मापा जाता है, ठीक है। तो सरफेस के सरफेस फिनिश को मापते हैं हम माइक्रोन में। सरफेस के सरफेस फिनिश को माइक्रोन में मापा जाता है। एक माइक्रोन में 0.001 mm कह लीजिए या 10⁻³ mm कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, होनिंग की तुलना में लैपिंग में धातु हटाई जाती है, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, सबसे अधिक किस में धातु हटाते हैं, होनिंग में। होनिंग के बाद लैपिंग में, लैपिंग के बाद सुपर फिनिशिंग, फिर उसके बाद पॉलिशिंग, फिर उसके बाद बफिंग, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि होनिंग की तुलना में लैपिंग में, तो आप जानते हैं होनिंग सबसे ज़्यादा हटाता है, उसके बाद लैपिंग। इसका मतलब होनिंग की अपेक्षा लैपिंग क्या करता है, कम मटेरियल हटाता है। तो ऑप्शन ए मिल गया आपको, होनिंग की तुलना में लैपिंग में कम धातु हटाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित अब्रेसिव है। मानव निर्मित, ठीक है। जैसे आपके अब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपके आर्टिफिशियल होते हैं जिसे मानव निर्मित बोला जाता है, और एक आपके नेचुरल एब्रेसिव होते हैं जिसे प्राकृतिक कहते हैं। दो टाइप का होगा आपका, नेचुरल जिसे प्राकृतिक एब्रेसिव बोला जाता है, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल जिसे मानव निर्मित बोला जाता है, ठीक है। तो जो मानव निर्मित की यहाँ बात कर रहा है कि इनमें से मानव निर्मित कौन सा है, तो मानव निर्मित जो होगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब हमारे आर्टिफिशियल होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो चाहे सिलिकॉन कार्बाइड हो। लेकिन एमरी, डायमंड, कोरंडम, ये जो तीनों हैं आपके, ये आपके प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इन्हें हम बनाते नहीं, इसे खदानों से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रूप में प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन से, एमरी है, डायमंड है, कोरंडम है, ये सब हमारे प्राकृतिक। क्वार्टज भी इसी के अंतर्गत आता है प्राकृतिक रूप में। जबकि मानव द्वारा जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस टाइप के बोरान ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, ये अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब्रेसिव पत्थर के माध्यम से गोल छिद्रों को फिनिश करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें बात कर रहा है ना, अब्रेसिव पत्थर मतलब स्टोन, और किसको फिनिश करना है, गोल होल को। स्टोन किस में यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारे लैब में अब्रेसिव पार्टिकल पेस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं उसे चार्जिंग पदार्थ करते हैं। जबकि जो होनिंग में हमारे अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं, हम उन्हें होन कहते हैं, स्टोन कहते हैं, स्टोन स्टिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब्रेसिव स्टोन लिखा हुआ, स्टोन लिख दिया तो स्टोन से हमें पता चल गया स्टोन किस में यूज करते हैं, हम होनिंग में करते हैं। ऊपर से गोल छिद्र की बात है, और जो होनिंग होता है हमारा यह सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है, जबकि लैपिंग आंतरिक और बाह्य सरफेस दोनों के लिए था, ठीक है। जबकि हमारा जो होनिंग है सिर्फ और सिर्फ सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए यूज किया जाता है। सिलिंड्रिकल मतलब गोल, और वहाँ गोल छिद्र की बात कर रहा है किसको फिनिश करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलौ धातु की लैपिंग के लिए, अलौ धातु की लैपिंग के लिए कौन सा अब्रेसिव होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन बस उल्टा पूछ दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा था एल्युमिनियम ऑक्साइड किस लिए यूज किया जाता है, तो हमने बताया था अलौ धातु के लिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बस ईयर चेंज हो गया है। तो यही होता है क्वेश्चन आपका पैटर्न, एक बार उल्टा पूछ दिया, मतलब एक साल उसने ऐसे पूछा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस लिए यूज किया जाता है, तो अगले साल उसने एग्जाम में पूछ लिया कि अलौ धातु के लिए कौन सा यूज करते हैं। दोनों सेम बात है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता है। आगे देखते हैं, लैपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रुप्स का क्या उपयोग है, ठीक है। तो जो हमारी लैपिंग प्लेट होती है, दरअसल लैपिंग हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का वो कर सकती है, क्या कहते हैं, सरफेस को फिनिश कर सकती है। तो इस तरह से गोलाई में बना होता है, गोल वाला लैपिंग होता है, ठीक है। और ऐसे होता है लैपिंग टूल होता है हमारा,
जिसकी वजह से हम लैपिंग करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक इसके बीच बीच में से ग्रूव बना होता है, लैपिंग टूल पे ऐसे जगह जगह पे ग्रूव बना होता है, और एक साइड से क्या होता है गोलाई में होगा आपका, और एक साइड से आपका स्लिट भी कटा होता है, स्लॉट टाइप का पूरा कटा होता है। तो जो लैपिंग टूल में स्लॉट कटा होता है जिसे स्लिट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं, और इसे ग्रूव कहते हैं। तो जो स्लिट कटा होता है इसका उपयोग किया जाता है इसकी साइज को कम ज़्यादा करने के लिए। इसकी स्लिट को क्या हम जब नट को टाइट करते हैं तो स्लिट फैलता है और सिकुड़ता है, जिसकी मदद से हम लैप के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रूव होता है हमारा, ये ग्रूव यूज किया जाता है जो लैपिंग के लिए हमारे अब्रेसिव पार्टिकल हैं, जो अब्रेसिव पदार्थ हैं, उनको इन्हीं के अंदर भरा जाता है, अब्रेसिव पार्टिकल को इस ग्रूव के अंदर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अब्रेसिव पार्टिकल को सहारा देने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए ही ये ग्रूव कटे होते हैं हमारे लैपिंग टूल में। तो ये पूछा है कि लैपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रूव्स का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, लैपिंग पेस्ट को थामे रखने के लिए, पकड़े रखने के लिए, क्या उनको जगह देने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लैपिंग पेस्ट मतलब जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल को तो लैपिंग पेस्ट बोलते हैं, तो वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इधर क्वेश्चन जो है आपका दूसरे चैप्टर का आ गया है, हीट ट्रीटमेंट का। तो दरअसल जो अनिलिंग होता है हमारा, इसका मेन उद्देश्य होता है मशीनता में सुधार लाना। ठीक है, अनिलिंग वगैरह क्या होता है इसको भी मैं आगे चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा हीट ट्रीटमेंट का, तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से 12.5 माइक्रोमीटर की रुचिता मापने वाले ग्रेड कौन सा है। देखिए, आपको कम से कम 3 ग्रेड का मान पता होना चाहिए। दरअसल जो हमारी सरफेस फिनिश होती है उनको मापने के लिए कुछ ग्रेड बनाए गए हैं, वह कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो N1 से N12 तक। ठीक है, जो सरफेस रफनेस को मापने के लिए हमारे रफनेस ग्रेड बनाए गए हैं वो 12 ग्रेड होते हैं। रफनेस ग्रेड कितने होते हैं, 12 ग्रेड होते हैं, जो N1 से N12 तक लिए जाते हैं। आपको लास्ट के तीनों का मान याद रखना है क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो N10 होता है हमारा, N11 होता है और N12। N10 का जो मान होता है वह होता है 12.5। ठीक है, किसमें, माइक्रोमीटर में। और N11 का मान 25 होता है और N12 का मान 0.5 होता है। इन तीनों को वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि 12.5 माइक्रोमीटर उच्चता वाले मान का कौन सा ग्रेड है, तो आपको पता है 12.5 वाला कौन सा होता है, N10 होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, साधारण कार्यों के लिए रफनेस मानों को 12 ग्रेडों में किस प्रकार नामांकित किया जाता है। अभी वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सरफेस ग्रेड जो हमारे बड़े बनाए हुए थे रफनेस ग्रेड, वो 12 ग्रेडों में है। और कहाँ से कहाँ तक दिखाते हैं, N1 से N12। यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, N1 से N12। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर पर बनने वाली विषमताओं को क्या बोलेंगे। ठीक है, किसकी वजह से, उत्पादन विधि में स्वाभाविक एक्शन के कारण ये बात कर रहा है, टूल वगैरह की बात नहीं कर रहा है। अगर टूल वगैरह की बात करता है कि टूल के निशान की वजह से या उनकी वजह से जो बन रहे हैं, हमारे एक्शन की वजह से जो रफनेस वगैरह बन रही है, टेक्सचर बन रहे हैं, तब हम प्राइमरी सेकेंडरी टेक्सचर की बात करते हैं या सरफेस टेक्सचर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उत्पादन विधि, हम कोई चीज़ उत्पादन पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके स्वाभाविक गुण के कारण जो उस पर विषमताएं आएंगी सरफेस टेक्सचर पे, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे रफनेस बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे रफनेस बोलते हैं। जो हमारी विषमताएं होती है सरफेस पे, उसी की वजह से तो रफनेस उत्पन्न होती है। तो वही कह रहा, स्वाभाविक की वजह से उसके गुण के कारण जो विषमताएं आएंगी वह क्या होगा, तो वह रफनेस कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है। फ्लैट लैपिंग प्लेट, ठीक है, और कुछ स्पेशली पूछ रहा है, लैपिंग आपका फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। मैंने आपको बताया था सबसे अधिक जो हमारा लैपिंग टूल बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि फ्लैट लैपिंग प्लेट बनाने के लिए, तो वहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसा मैं पहले कहता था, और लाइक कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है उसको देख करके। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं करते तो पढ़ते नहीं हैं। कभी कभी हम भी जब शाम को खाली होते तो एक बार कमेंट्स पढ़ लेते हैं, जो अच्छे कमेंट्स आते हैं तो देख के बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आगे का जो चैप्टर है उसका MCQ कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।